बीजेपी के वोटर ने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया था 400 पार, और वो शायद एक फैक्टर था इस बार, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आपको 23 से 9 सीटें तक आप सिमट गए। तो ये टेकन फॉर चुनाव में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसा मैंने कहा, हम 11 सीटों पे ऐसे मार्जिन से हारे हैं, 2-2.5% वोट इधर उधर हो जाते तो हम जीत जाते 11 सीटें। सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी और मेहनत करते हम सब, और उसमें मैं अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के काम को हम जनता तक थोड़ा और ज़्यादा उत्साह के साथ लेके जाते, थोड़ा और ज़्यादा जनता में भी ये भावना होती कि हमने वोट डालने जाना है। मुझे विश्वास है अगर वोट डालने निकलते तो मोदी जी को ही वोट करते। लेकिन ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो संगठित नहीं है। विपक्ष ने अपने जो वोट बैंक की अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति थी, उसको बहुत आगे बढ़ाया, और कुछ पार्टियों ने अपने सिद्धांत छोड़ दिए। अब वो बाटा उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जो हर बार बात करती थी कि राष्ट्रवादी ताकतों के साथ वो रहेंगी, उन्होंने तो पूरी तरीके से घुटने टेक दिए और ऐसी पार्टियों के साथ मिल गए जो देशभक्ति से बहुत दूर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जनता में वो जागरूकता आ गई है। अब जनता चूक नहीं करेगी, गलती नहीं करेगी। अब पूरा फोकस जो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र पर है। बहुत बड़ा राज्य है, मगर पिछले लोकसभा चुनाव में 48 में से सिर्फ 17 सीटें आपको मिली, और आपके हर जो महायुति के जितने अलायंस थे उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। आपका प्रेडिक्शन क्या है? क्या हरियाणा का एक इम्पैक्ट होगा? हरियाणा की जीत का एक इम्पैक्ट होगा? मुझे लगता क्या है कुछ और हो रहा है? आपके दूसरे स्कीम्स काम करेंगे? आपकी प्रेडिक्शन क्या है महाराष्ट्र को लेकर? कई मित्र कई बार, और पत्रकार मित्र भी, शायद भारत के भी, रिपब्लिक के भी जर्नलिस्ट मुझे मिले हैं पिछले 2-3 महीने में। मेरा कंसिस्टेंट मानना रहा है कि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, आगे चल के दिल्ली बिहार के चुनाव आने वाले हैं, इन सब में आप देखेंगे प्रभाव हमारी सरकार, केंद्र सरकार के अलग अलग कामों का, आप मोदी जी के नेतृत्व का प्रभाव इसमें देखेंगे। आपको एहसास होगा कि बहुत बड़ा वर्ग है जो ज़्यादा उत्साह के साथ बाहर आएगा, वोट करेगा, क्योंकि उन्हें सबको आज लगता है कि अच्छी डबल इंजन की सरकार हो, ऐसी सरकार जो केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को विकसित भारत बनाने के लिए काम करे। ऐसी सरकारें जैसे दिल्ली की सरकार है या झारखंड की सरकार है। आपने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के हर विकास के लिए जो कार्य रहता है, विकसित देश बनाने के लिए जो अलग अलग योजनाएं रहती हैं, उस सब में रोड़े अड़ंगे डालने का ही काम करते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चाहे दिल्ली हो, झारखंड हो। जब उद्धव ठाकरे जी ने 2-2.5 साल के लिए महाराष्ट्र की कमान संभाली, आपने देखा कोविड में कितना बुरा हाल था महाराष्ट्र का। लोगों ने देखा कैसे महाराष्ट्र में विकास मानो ठप हो गया था उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में। और सिर्फ कोविड के लिए नहीं, आखिर 2019 से कोविड आने के पहले और कोविड के बाद भी उनकी सरकार रही। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ठप थे। बुलेट ट्रेन हो, मुंबई की कोस्टल रोड हो, मुंबई की मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हो, महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेसवे को बढ़ाने की बात हो, महाराष्ट्र में गरीबों तक, मिडिल क्लास तक सुख सुविधाएं पहुंचाने की बात हो। एक प्रकार से पूरी फेल्ड सरकार उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी और कांग्रेस के नेता नाना पाटोले वगैरह ने चलाई, जिसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा पूरा विश्वास है महाराष्ट्र के लोग, झारखंड के लोग, मतदाता फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना और अजीत पवार जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस, साथ में आठवले जी, जानकर जी, हम सब जो मिल के लोगों के बीच ठोस अच्छे कामों के बलबूते पे और एक विचारधारा के बलबूते पे जब जाएंगे तो फिर एक बार बड़ी भारी बहुमत से महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस,
जानकर जी और आठवले जी की सरकार आएगी। तो आप कह रहे हैं कि एक तरह से बीजेपी की लहर वापस आ रही है, मगर इसके साथ एक बहुत गंभीर मुद्दा है पीयूष जी, जो भारतीय राजनीति की मुख्य धारा की पार्टी ने कभी इस तरह के विचार व्यक्त नहीं किए जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई महीनों में किए हैं। ये कह रहे हैं कि पूरी सिस्टम जो है, हमारी इलेक्टोरल सिस्टम जो है, नहीं, इस पर देखिए, इस पर एक बहस होनी चाहिए, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं किया जाता। जब मुख्य धारा की एक, आप कहें जितनी भी हो, आपकी मेन ऑपोजिशन पार्टी तो है, और वो कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम मैनिपुलेट किया गया है, पूरी इलेक्टोरल सिस्टम फ्रॉड है, कोई ईवीएम ठीक से नहीं चलता है, ईवीएम का स्कैम है। और जैसे मैं अंग्रेजी में कहता हूं, जयराम रमेश की जो कमेंट है, इन हरियाणा इट इज अ विक्ट्री ऑफ मैनिपुलेशन सबवर्टिंग द विल ऑफ द पीपल, यानी कि आपने मैनिपुलेट करके, और इट इज अ डिफीट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस। देखिए, ये कह सकते हैं कि ये कहना नहीं चाहिए, मगर ये बातें बाहर जाती हैं, ये बातें किसी न किसी को प्रभावित करती हैं। यही चीज़ें कोई रील बना के, ट्वीट करके फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा। यही चीज़ें ये यूट्यूबर जो है ध्रुव राठी जैसे, उसको ट्वीट बना के उसको वायरल करेंगे। इनऑर्गेनिक सिस्टम से यंग लोगों को एक तरह से प्रभावित किया जाएगा कि पूरा सिस्टम मैनिपुलेट किया गया है। मुझे नहीं लगता कि आज के डिजिटल के ज़माने में इन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है, और शायद इनको कन्फ्रंट करने की बहुत ज़रूरत है। तो इस पर आपकी क्या विचार है? क्या आप इलेक्शन जीतते जाएंगे और कोई कहता जाएगा? और इसका एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सॉरी मैं 10 सेकेंड और लूँगा। बांग्लादेश में क्या हुआ पीयूष जी? शेख हसीना जीती, मगर एक कैंपेन किया गया कि वहाँ पे इलेक्शन मैनिपुलेट किया गया, उससे यंग लोग प्रभावित हुए, झूठ फैलाया गया। कई लोग कहते हैं कि अमेरिका का हाथ भी था उसमें। तो ये सारी चीज़ों को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप इसको कैसे देखते हैं? खतरा मानते हैं क्या इसको? अर्नब जी, भारत की जनता बड़ी समझदार है। भारत के लोग अच्छी तरीके से भली भांति समझते हैं कि देश में जो चुनाव की प्रणाली है वो शायद विश्व की सबसे अच्छी, टिकाऊ, ईमानदार और सरल पूरी प्रक्रिया देश में चुनाव की चलती है। हमारे चुनाव के जितने अधिकारी हैं देश भर में, जो सरकारी कर्मचारी, हमारे टीचर्स, बीडीओज, बीएलएज सब सेवा करते हैं। जितने पुलिस के कर्मचारी, सेंट्रल आर्म फोर्सेस देश भर में शांति बनाए रखते हैं चुनाव के दिनों में, जिसमें कोई गलत घटना नहीं होती। लोग ईमानदारी से जाके एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में अपना मत दर्ज करते हैं। उसी के साथ साथ वीवीपैट से मत वेरीफाई होता है रैंडम बेसिस पे। ये जो पूरी प्रणाली है, इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जिसमें कोई कभी भूल चूक के आरोप भी लगाए तो कोई सवाल उठे। कोई एक मशीन दूसरे मशीन से कनेक्टेड नहीं है। लाखों मशीन देश भर में, लाखों मशीन अलग अलग अनकनेक्टेड चलती हैं। एक ही चुनाव में अलग अलग पार्टियां जीतती हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जी जीते, हरियाणा में बीजेपी जीती। मैं समझता हूं कि देश की जनता बड़ी समझदार है, पर अब कुछ लोग बालक बुद्धि के, जिनके गुरु भी ऐसे हो जिनको समझ नहीं हो। आप इमेजिन करिए, एक स्कूल में गुरु भी बेसमझ हो और शिष्य को भी समझ ना हो, तो क्या हालत होगी उस स्कूल के निकले हुए विद्यार्थियों की। और जो पार्टी स्वयं देश को इमरजेंसी में डाल दे, आखिर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, जब उस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को गद्दी छोड़ने का आदेश कोर्ट द्वारा आया फॉर इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस, गलत कारनामे करने के लिए चुनाव में, तो उन्होंने उस चुनावी फैसले का सम्मान नहीं किया, पूरे देश को इमरजेंसी में झोंक दिया, पूरे देश से लोकतांत्रिक प्रणाली को समाप्त कर दिया, पूरे देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म कर दी। आप ऐसे रिपब्लिक समिट नहीं कर सकते थे उस समय।
1975, जून 1975। तो ऐसी पार्टी जो एक हार स्वीकार नहीं कर सकती, ऐसी पार्टी जो 543 में से 99 सीट जीत के सोचती है जैसे उन्होंने सरकार बना ली और जनता ने उनको जिता दिया, ऐसी पार्टी जब इस प्रकार के ओछे बयान करती है तो मैं समझता हूँ हर देशवासी के ऊपर भी चोट पहुंचाती है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्व में भारत का सम्मान और सम्मान गिरवाती है। ऐसे लोगों का मुझे लगता है कि भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी, उनको टॉलरेट नहीं करेगी और मुंह तोड़ जवाब जनता ही उनको देगी। देखिए पीयूष जी, एक थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा डिफरेंट है इस पे कि शंका की पॉलिटिक्स को आप काउंटर नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। आपको लग रहा है कि आपके काम, आपने जो विकास आप जो लाए हैं, जिस तरह से आपने इलेक्शन कमीशन की बात कही, इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाएगा, ज़्यादातर लोग करेंगे। मगर अभी नया ट्रेंड है, शंका की पॉलिटिक्स को डिजिटल में सबके सामने ले जाइए और उसके साथ कहिए कि इस देश में सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु होगा, वो है जाति जाति जाति। पूरे भारत के पॉलिटिक्स, समाज और राजनीति को एक केंद्र बिंदु में समेट लिया जाएगा, वो है कास्ट, कास्ट और कास्ट। दो सवाल हैं, क्या आप गलती कर रहे हैं कि आप शंका की पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स ऑफ डाउट,